जिस लड़के को पूरा किंगडम निकम्मा समझता था, अब वही अपनी खुद की सेना बनाना शुरू कर चुका है। ब्लड फैंग्स खत्म हो चुके हैं। क्रीज जैसा जीनियस उसके साथ जुड़ चुका है और अब रोमैन को एक ऐसा सुराग मिला है जिससे शक होता है कि उसकी मौत कोई हादसा नहीं थी, किसी ने उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की थी। लेकिन सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये की कि वो समझ बैठे रोमैन अभी भी वही पुराना बेवकूफ है, क्योंकि अब सेलेस्टियल डीमन ने खेल में उतरने का फैसला कर लिया है। लेकिन इस ट्रेनिंग की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इसकी शुरुआत ही गलत थी। रोमैन तो इस दुनिया के मना को पहले ही महसूस कर चुका था। इतना ही नहीं, सेलेस्टियल डीमन के तौर पर सीखी हुई टेक्निक्स की मदद से वो मना का एक हिस्सा अपने शरीर के बीच में जमा भी कर रहा था। वो यहाँ सिर्फ ये समझने आया था कि आखिर इस दुनिया के लोग इस शक्ति का इस्तेमाल ऐसे क्यों करते हैं, भले ही ये तरीका सही न हो। फिर भी वो इसकी वजह जानना चाहता था। क्रीज इधर उधर टहलते हुए रोमैन से कहता है कि अपने शरीर से टकराने वाली हर चीज को महसूस करने की कोशिश करो। जब तुम मना को महसूस करना सीख जाओगे, तब उसे बाहर निकालने की कोशिश करना, और जिस दिन ऐसा हो गया, तुम 1 स्टार नाइट बन जाओगे। वैसे ऑरा को इस्तेमाल करने के कई तरीके होते हैं। उसे तलवार पर चढ़ा सकते हो या पूरे शरीर पर फैला सकते हो। क्रीज अभी अपनी बात आगे बढ़ाने ही वाला था कि अचानक उसे कुछ अजीब दिखा। रोमैन तो पहले से ही उसके बगल में खड़ा था और उसके शरीर से मना निकल रहा था। बेचारा क्रीज कुछ पल के लिए चुप ही रह गया, क्योंकि रोमैन सच में ऑरा इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन रोमैन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे साफ समझ आ गया था कि इस दुनिया में की इस्तेमाल करने का तरीका बहुत घटिया है। उसकी पुरानी दुनिया में लोग ऊर्जा को साफ करके अपने शरीर के अंदर जमा करते थे, जबकि यहाँ लोग बस इंतजार करते हैं कि मना अपने आप शरीर में भर जाए। मुरीम वर्ल्ड में मना कम होता था, लेकिन बहुत भारी और घना होता था, इसलिए उसे जमा करना मुश्किल था। लेकिन एक बार जमा हो जाए तो आसानी से निकलता नहीं था। यहाँ उल्टा था, मना हर जगह भरा पड़ा था, लेकिन इतना हल्का था कि जितनी जल्दी शरीर में आता था उतनी जल्दी बाहर भी निकल जाता था। दोनों तरीकों की तुलना ही नहीं हो सकती थी। मुरीम वर्ल्ड में की शरीर के अंदर और बाहर दोनों को मजबूत बनाता था, जबकि यहाँ न शरीर का अंदरूनी हिस्सा मजबूत होता था और न ही मना सच में जमा होता था। ऊपर से लोग ऊर्जा को हर तरफ फैला देते थे, जो रोमैन को पूरी तरह बेकार लगा। अगर वो भी यही तरीका अपनाता तो 100 साल बाद भी टॉप 10 तक नहीं पहुँच पाता। क्रीज हैरानी से पूछता है कि रोमैन ने ये कैसे किया। रोमैन आराम से जवाब देता है कि क्रीज को शायद पहले से ही जवाब पता है। क्रीज तुरंत बोलता है कि इसी वजह से तो पूछ रहा हूँ, मुझे इसमें पूरे 6 महीने लगे थे। फिर वो रोमैन पर आरोप लगाता है कि वो पहले मना के बारे में कुछ न जानने का नाटक कर रहा था, ताकि अब सबको अपनी ताकत दिखा सके। अब उसे समझ आने लगा था कि वो ड्यूअल क्यों हार गया। रोमैन उसकी बात सुनकर कहता है कि क्रीज बस वही मान रहा है जो वो मानना चाहता है। लेकिन बेचारा क्रीज सच में समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसे 2 स्टार तक पहुँचने में पूरे 10 साल लग गए थे। तभी रोमैन हंस पड़ता है। क्रीज चिढ़कर पूछता है कि इसमें हंसने वाली क्या बात है। रोमैन जवाब देता है कि उसे क्रीज बड़ा दिलचस्प लगता है। अब क्रीज और भड़क जाता है और पूछता है कि क्या रोमैन उसकी 10 साल की मेहनत का मजाक उड़ा रहा है। तब रोमैन उससे पूछता है कि इन 10 सालों में क्या उसने कभी एक बार भी उन तरीकों पर सवाल उठाया था जो उसे सिखाए गए थे। क्रीज जवाब देने ही वाला था कि रोमैन उसे बीच में रोक देता है। वो कहता है कि आम लोग ऐसे ही होते हैं, जो चीज उन्हें पीढ़ियों से सिखाई जाती है वो उसे बिना सोचे समझे सच मान लेते हैं। जब वो ऑरा के बारे में सीख रहा था, तब उसके दिमाग में बार बार यही सवाल आ रहा था कि लोग इस तरीके से इतना चिपके क्यों हुए हैं, जबकि इसकी कमियां साफ दिखाई देती है। क्या इसलिए क्योंकि उन्हें कोई बेहतर तरीका पता नहीं, या फिर कैप्टन जॉनथन पर उनका भरोसा जरूरत से ज्यादा है। लेकिन असली वजह कुछ और है। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यही सबसे आसान रास्ता है। रोमैन आगे कहता है कि वो क्रीज की मेहनत को कम नहीं आंक रहा। उसने 10 साल तक मेहनत की है, लेकिन उसे ये बात सच में अजीब लगती है कि क्रीज ने कभी ये नहीं सोचा कि वो जो कर रहा है उसका असली मकसद क्या है। फिर रोमैन वहाँ से चलने लगता है और कहता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज हमेशा के लिए परफेक्ट नहीं रहती। जिन बातों को वो कभी पक्का सच मानता था, वो भी समय के साथ बदल गई। रोमैन अच्छी तरह जानता था कि खुद पर सवाल उठाना आसान नहीं होता, खासकर तब जब बार बार कोशिश करने के बाद भी सिर्फ नाकामी हाथ लगे। उस वक्त इंसान को दुनिया की बातें भी सुननी पड़ती है और अपनी निराशा से भी लड़ना पड़ता है, लेकिन फिर भी बदलाव जरूरी होता है। इसी तरह रोमन ने अपने पिता की सिखाई हुई चीजों को पीछे छोड़कर अपनी खुद की कला बनाई थी। फिर वो क्रीज से कहता है कि आज की ट्रेनिंग यहीं खत्म करते हैं। तभी क्रीज उसे आवाज देता है और पूछता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। इसके साथ ही कहानी एक फ्लैशबैक में चली जाती है। वहाँ एक आदमी एक लड़के से पूछ रहा था कि क्या वो ऐसे ही दर्द सहता रहेगा या फिर हार मान लेगा।
अब से ब्लड डीमन सेक्ट बग के पीछे चलेगी। उस आदमी को सिर्फ एक बात जाननी थी, वो बग जितना ताकतवर कैसे बन सकता है। वो अपना शरीर और अपनी आत्मा दोनों उसके लिए देने को तैयार था। बस उसे ये जानना था कि अब आगे उसे क्या करना चाहिए। रोमैन ने तुरंत पहचान लिया कि ये वही इंसान है जिसने अपना घमंड छोड़ दिया था, और उसे ये बात काफी दिलचस्प लगी। ब्लड डीमन इतना ताकतवर था कि उसने पूरे सेक्स को एक कर दिया था। मुरीम वर्ल्ड पर राज करने वाले इंसान के तौर पर उसका बग से टकराना तय था, और आखिरकार लंबी लड़ाई के बाद वो हार गया। रोमैन को अतीत का वो लड़का याद आया जिसने अपना घमंड निगलकर उससे मार्गदर्शन मांगा था। अपनी इज्जत की परवाह किए बिना ताकतवर बनने की चाह उसे ब्लड डीमन की याद दिला रही थी। रोमैन ने क्रीज से कहा कि वो उससे ताकतवर बनने का तरीका पूछ रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास इसका सीधा जवाब नहीं है। उलझा हुआ क्रीज पूछता है कि फिर उसे क्या करना चाहिए। तब रोमैन कहता है कि वो तो पहले ही जवाब दे चुका है, बस एक चीज है जो क्रीज को नहीं करनी चाहिए, और वो है आंख बंद करके वही मानते रहना जो उसे सिखाया गया है। अगर रोमैन उसे कुछ सिखा भी दे तो क्रीज बस एक और सीख को बिना सोचे समझे मानने लगेगा, इसलिए उसे अपना जवाब खुद ढूंढना होगा। रोमैन सिर्फ एक इशारा देता है, अब से क्रीज उसके साथ रहे। 6 महीने बाद रोमन बैटलफील्ड पर जाएगा। वहाँ क्रीज उसे अनगिनत दुश्मनों को हराते हुए और लगातार मजबूत होते हुए देखेगा, और अगर 10 साल बाद भी क्रीज उसके साथ रहा तो रोमैन को पूरा यकीन था कि तब तक उसे अपना जवाब मिल जाएगा। उसी रात क्रीज अकेला बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसे याद आने लगा कि लोग हमेशा कहते थे कि बस ट्रेनिंग करते रहो और एक दिन तुम ऑरा महसूस करने लगोगे। उसे जोनाथन की सारी सीख याद आने लगी, यहाँ तक कि वो दिन भी जब उसे बताया गया था कि वो 2 स्टार नाइट बन गया है। लेकिन अब रोमैन की हंसी और उसकी वो बात कि उसने कभी सवाल नहीं पूछे बार बार उसके दिमाग में गूंज रही थी। तभी कोई पूछता है कि आखिर ये सब क्या है। जोनाथन जानना चाहता था कि क्या क्रीज अपने फैसले को लेकर सच में गंभीर है, क्योंकि अभी अभी उसने कहा था कि वो 6 महीने बाद रोमैन के साथ बैटलफील्ड जाएगा। जोनाथन पूछता है कि क्या कुछ हुआ है, और क्रीज जवाब देता है कि हाँ, कुछ हुआ है। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर कैप्टन मान लेता है कि क्रीज के पास ऐसा करने की कोई वजह जरूर होगी। अब से क्रीज मित्री नाइट्स का हिस्सा नहीं रहेगा, चाहे कुछ भी हो। जोनाथन उम्मीद करता है कि बैटलफील्ड में क्रीज रोमैन की रक्षा करेगा। क्रीज सिर्फ उसका धन्यवाद करता है, लेकिन उसी पल जोनाथन को एहसास होता है कि क्रीज अब वो छोटा बच्चा नहीं रहा जिसे उसने बैटलफील्ड में एक मरी हुई औरत से चिपके हुए पाया था। जोनाथन कहता है कि अगर वो क्रीज जिसे वो जानता है सच में रोमैन का पीछा करना चाहता है, तो इसका मतलब रोमैन अब पहले वाला बेवकूफ नहीं रहा। फिर वो क्रीज से अपने पीछे आने को कहता है, क्योंकि अब उसे तैयार होने की जरूरत है। अगर क्रीज बैटलफील्ड में जिंदा रहना चाहता है तो उसके पास अपनी एक ऐसी सीक्रेट वेपन होनी चाहिए जिस पर वो भरोसा कर सके। ये सुनकर क्रीज उत्साहित हो जाता है। इसके बाद दृश्य शहर में बदल जाता है, जहाँ हर कोई एक ही अफवाह की बात कर रहा था कि दमित्री परिवार के उस बेवकूफ लड़के ने पूरे ब्लड फैंग्स को खत्म कर दिया। कहानी की शुरुआत वाला कविन भी वहीं खड़ा था और लोगों को ये कहते सुन रहा था कि रोमन ने सच में अपना वादा निभाया। कविन को लगता था कि शायद ये सच हो सकता है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से रोमन को सिर्फ एक लकड़ी के डंडे से 3 आदमियों को गिराते देखा था। लेकिन क्या रोमन ने सच में सिर्फ अपना वादा निभाने के लिए इतना सब किया था? कविन आखिर में खुद ही जवाब देता है कि नहीं, रोमन उसके जैसे किसी इंसान के लिए इतना दूर नहीं जाएगा। तभी उसका मालिक उसे डांटते हुए पूछता है कि वो वहाँ खड़ा खड़ा क्या सोच रहा है, और उसे वापस काम पर लगने को कहता है। कविन सोचता है कि वो सिर्फ इतना चाहता है कि एक दिन इतना ताकतवर बन सके कि अपने परिवार की रक्षा कर पाए। उसे पता था कि दुनिया में ब्लड फैंग्स जैसे दर्जनों और लोग मौजूद हैं, लेकिन एक किसान का बेटा आखिर ताकतवर कैसे बन सकता है? उसे मौका तक नहीं मिलेगा। तभी कोई उसे आवाज देता है। कविन चौंक जाता है और उसके हाथ में रखा हुआ बक्सा जमीन पर गिर जाता है। वो रोमन था। रोमन कहता है कि पिछली मुलाकात के बाद काफी समय हो गया। कविन पूछता है कि रोमन वहाँ क्या कर रहा है, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो तुरंत जमीन पर झुककर रोमन को अपने परिवार को बचाने के लिए धन्यवाद देता है। रोमन उससे पूछता है कि क्या अब हालात बेहतर हैं? कविन जवाब देता है कि हाँ, ब्लड फैंग्स अब उनका पीछा नहीं कर रहे और उसे एक नौकरी भी मिल गई है। बस उसे समझ नहीं आता कि वो अपना आभार कैसे जताए। रोमन उसे चिंता न करने के लिए कहता है, क्योंकि बहुत जल्द उसे मौका मिलने वाला है। बस पहले कविन को उसका एक प्रस्ताव सुनना होगा। उसके परिवार को फिर कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, उन्हें रहने के लिए घर मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा। कविन का पूरा परिवार एक नई जिंदगी जी सकता था, लेकिन इसकी एक कीमत थी। कविन को रोमन के प्रति वफादारी की कसम खानी होगी और अपनी पूरी जिंदगी रोमन के लिए जीनी होगी।
कविन कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसने अपना सिर जमीन पर झुका दिया और कहा कि वो रोमैन के लिए जिएगा। अगर रोमैन कहेगा तो वो मर जाएगा, और अगर रोमैन आदेश देगा तो वो किसी को मार भी देगा। अगर रोमैन उसके परिवार का ख्याल रखने का वादा करता है तो उसके लिए इतना ही काफी है। रोमैन समझ गया कि कविन उन लोगों में से है जो अपनी वफादारी अपने खून से साबित करते हैं। उसकी पिछली जिंदगी में मैट डीमन ऐसा इंसान था जो सिर्फ एक शब्द बोलकर पूरे क्लैन मिटा सकता था। शायद इसी वजह से जब उसने किसी को अपने साथ रखने के बारे में सोचा तो सबसे पहले कविन का नाम उसके दिमाग में आया। सच कहे तो लड़के से दोबारा मिलना पूरी तरह फायदेमंद साबित हुआ। रोमैन कहता है कि आज से कविन उसका आदमी है। दिमित्री कैसल वापस पहुंचकर रोमैन कविन को हैंस के हवाले कर देता है और कहता है कि वो लड़के को यहाँ की जिंदगी में ढलने में मदद करे। रोमैन बताता है कि वो बाद में वापस आएगा। कविन हर चीज के लिए उसका धन्यवाद करता है। इसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं और रोमैन लाइब्रेरी की तरफ बढ़ जाता है। वहाँ रोमैन ऑयरा नाइट्स के रास्ते के बारे में पढ़ना शुरू करता है। पहला चरण मैनिफेस्टेशन कहलाता था और इसी स्तर पर पहुंचकर कोई 1 स्टार नाइट बनता था। तो स्टार तक पहुंचने के लिए ऑयरा की मदद से स्टील को काटना जरूरी था। 3 स्टार पर पहुंचने के बाद इंसान आम समझ से परे माना जाता था और किसी भी किंगडम में खास दर्जा हासिल कर लेता था। सलमंद्र कॉन्टिनेंट में कुछ 6 स्टार नाइट्स भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने कभी 7 स्टार तक पहुंचने वाले इंसान के बारे में नहीं सुना था। यहाँ तक कि दुनिया के टॉप 10 सबसे ताकतवर लोगों में भी सभी 6 स्टार नाइट नहीं थे। रोमैन सोचता है कि अगर क्रीस इतना ताकतवर है तो जॉनथन कम से कम 3 स्टार नाइट जरूर होगा, और इस दुनिया में 6 स्टार का मतलब लगभग समझ से बाहर की ताकत था। ऐसे इंसान की ऑयरा 12 मीटर तक फैल सकती थी और पूरे बैटलफील्ड को प्रभावित कर सकती थी। इस समय पूरी दुनिया में सिर्फ 12 6 स्टार नाइट्स मौजूद थे। रोमैन मानता है कि ये लोग वाकई ताकतवर हैं, खासकर तब जब वो इतनी बेकार मेथड इस्तेमाल करके भी इस स्तर तक पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ आर्कमेजेस भी थे। ये वो टाइटल था जो 7 सर्कल्स तक पहुंचने वाले मेज को दिया जाता था। इस दुनिया में उन्हें आधा इंसान और आधा देवता माना जाता था, क्योंकि वो जहाँ जाते वहाँ तबाही ला सकते थे। ऐसे इंसान का सिर्फ एक स्पेल आसमान को 2 हिस्सों में बांट सकता था। दुर्भाग्य से मैजिक ऐसी चीज थी जो मुरीन वर्ल्ड में मौजूद ही नहीं थी, लेकिन अब कम से कम रोमैन को इसके बारे में कुछ अंदाजा हो गया था। भले ही संभावना कम हो, फिर भी वो जानता था कि फिलहाल ऐसे लोगों को दुश्मन बनाना उसके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि जिन चीजों की वो भविष्यवाणी नहीं कर सकता था वही सबसे ज्यादा खतरनाक होती थी। लेकिन रोमैन ऐसा इंसान नहीं था जो खुद को किसी सुरक्षित खोल में बंद करके रखे। उसे नई चीजों का अनुभव करना और उन पर राज करना पसंद था। कुल मिलाकर ये दुनिया उसके लिए काफी दिलचस्प साबित होने वाली थी। इसके बाद दृश्य बदलता है। हैंस एक कमरा खोलता है। रोमैन पूछता है कि ये जगह क्या है। सर्वेंट बताता है कि ये पुरानी फौज है और अब यहाँ किसी को आने की इजाजत नहीं है। रोमैन तुरंत कहता है कि ट्रेनिंग के लिए ये बिल्कुल सही जगह है। फिर वो हैंस से कहता है कि अगले 1 हफ्ते तक वो यही रहेगा। कोई भी अंदर नहीं आएगा और कोई उसे खाना भी नहीं लाएगा। रोमैन हैंस से कसम खिलवाता है कि जब तक उसके लोग किसी बहुत बड़े खतरे में न हो, वो किसी को भी अंदर नहीं आने देगा। हिचकिचाते हुए हैंस मान जाता है। इसके बाद रोमैन वहाँ बिल्कुल अकेला रह जाता है। वो देखता है कि कमरे में काफी सारा भूसा बिछाया गया है, क्योंकि हैंस ने उसे आरामदायक बनाने की कोशिश की थी। रोमैन इस बात की सराहना करता है, लेकिन उसे इसकी जरूरत नहीं थी। इन दिनों वो लगातार अपने शरीर के केंद्र में ऊर्जा जमा कर रहा था, लेकिन अब समय आ गया था कि वो अपनी पिछली जिंदगी की टेक्निक्स को फिर से इस्तेमाल करना शुरू करे। उसने सेलेस्टियल डीमन आर्ट का पहला चरण सक्रिय किया। सबसे पहले उसे अपने पूरे शरीर में ऊर्जा घुमाकर सारी अशुद्धियां बाहर निकालनी थी। कल्टीवेशन की ये प्रक्रिया बेहद हिंसक थी और उसके शरीर से हर तरफ खून निकलने लगा। रोमैन को पहले से पता था कि ऐसा होगा, इसी वजह से उसने पहले से सही मात्रा में ऊर्जा जमा कर रखी थी। उसके पास समय बर्बाद करने का मौका नहीं था। उसे जितनी जल्दी हो सके अपनी पुरानी ताकत वापस हासिल करनी थी। इस टेक्निक के पहले चरण को ह्यूमन स्टेज कहा जाता था और यही उसके असली लक्ष्य की तरफ पहला कदम था। इसके बाद दृश्य 1 हफ्ते बाद का हो जाता है। एक गंजा आदमी काउंट लॉरेंस और मिस फ्लोरा के लिए चाय और पेय लाने की पेशकश करता है। लॉरेंस अंदर आते हैं और पूछते हैं कि रोमैन कहाँ है। गंजा आदमी समझाता है कि रोमैन इस समय किसी जरूरी काम में व्यस्त है। फिर वो दरवाजा बंद करके बाहर चला जाता है। लॉरेंस कहता है कि साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ उनका स्वागत नहीं है। वो अपनी बेटी से कहते हैं कि उन्हें इंतजार करना होगा और उसे बैठने का इशारा करते हैं। फिर वो फ्लोरा को नाम लेकर बुलाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने ये मुलाकात उसकी की हुई गलती को सुधारने के लिए तय की है। फ्लोरा जवाब देती है कि वो सब समझती है,
कहानी उस पल में लौटती है जब उसके पिता को पता चला था कि उसने सगाई तोड़ दी है और वो गुस्से में चिल्ला उठे थे। फ्लोरा समझाने की कोशिश करती है कि उसने रोमैन से बात की थी और अपने पिता की सलाह मानने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसके पिता उसे बीच में रोक देते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने हमेशा उसे एक समझदार लड़की माना है, इसलिए उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कुछ करेगी। उसे समझना होगा कि बार्को परिवार ने बैंक से बहुत बड़ी रकम उधार ली है और इसका मतलब है कि बहुत जल्द युद्ध शुरू होने वाला है। दमित्री परिवार के साथ शादी कोई साधारण फैसला नहीं था, बल्कि ये एक मजबूरी थी, क्योंकि इस इलाके में सिर्फ वही परिवार था जो बार्कोस का सामना कर सकता था। फ्लोरा तर्क देती है कि लॉरेंस परिवार कमजोर नहीं है और पूछती है कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों मानते हैं कि दमित्री परिवार के बिना वो जीत नहीं सकते। उसके पिता समझाते हैं कि सरकार ने सारे दस्तावेज बिना जांच किए मंजूर कर दिए हैं। अगर बैंक ने इतनी बड़ी रकम उधार दी है तो इसका मतलब है कि मामला अब सिर्फ परिवारों तक सीमित नहीं रहा। ये लड़ाई पहले से ही उनके हारने के लिए बनाई गई है और हार के बाद उनसे सब कुछ छीन लिया जाएगा, उनकी जमीन, उनका सम्मान और यहाँ तक कि फ्लोरा भी, जिसे लॉरेंस परिवार का खून कहा जाता है। वर्तमान में फ्लोरा सोचती है कि वो ये सब पहले से जानती थी। उसे अपने पिता के फैसलों की वजह भी समझ आती थी, फिर भी उसने अपनी स्वार्थी भावनाओं की वजह से इन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया। अब उसे हकीकत का सामना करना होगा, क्योंकि वो हमेशा एक फूल की तरह सुरक्षित जिंदगी नहीं जी सकती। दूसरी तरफ रेंजो इधर उधर घूम रहा था और सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। जैसे ही रोमैन बाहर आएगा, उसे बताना पड़ेगा कि फ्लोरा सुबह से उसका इंतजार कर रही है। समस्या ये थी कि अब दोपहर भी बीत चुकी थी, लेकिन रोमैन ने उसे साफ कहा था कि उसे परेशान नहीं करना। आखिरकार दरवाजा खुलता है। खुश होकर रेंजो यंग मास्टर को पुकारता है, लेकिन अगले ही पल वो हैरान रह जाता है। कहानी फिर वापस लॉरेंस की तरफ लौटती है। लॉरेंस को पहले से ही इस व्यवहार की उम्मीद थी, क्योंकि फ्लोरा ने गलती की थी। वो जानता था कि लॉरेंस परिवार को इस राजनीतिक शादी की जरूरत है, लेकिन फिर भी ये सब उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अचानक वो खड़ा हो जाता है और फ्लोरा उसे पुकारती है। लॉरेंस कहता है कि अब वो खुद जाकर इस मामले को सुलझाएगा और बैरन दमित्री से बात करेगा। तभी कोई शांति से कुछ कागजों पर नोट्स लिख रहा था। अगले ही पल लॉरेंस दरवाजा खोलकर अंदर आता है और पूछता है कि आखिर उन्हें इतनी देर तक इंतजार क्यों कराया जा रहा है। अगर सामने वाला नाराज है तो साफ साफ कह सकता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि दमित्री परिवार इतना छोटा दिल निकलेगा, लेकिन रोमेरो बस खड़ा होकर उसे देखता रहता है। फिर कहता है कि वो उसकी बात समझ गया, लेकिन पहले ये जानना चाहता है कि क्या आज की मुलाकात पहले से तय थी। बैरन जवाब देता है कि वो मानता है कि वो बिना सूचना दिए आ गया, लेकिन उसे रोमैन से बात करने की कोशिश करते हुए पूरे 1 हफ्ता हो गया है। अगर शुरू से ही मना कर दिया जाता तो कम से कम उन्हें अपमानित महसूस नहीं होता। रोमेरो पूछता है कि वो लॉरेंस परिवार की मुलाकात को मना क्यों करेगा, लेकिन अब वो ये जानना चाहता है कि क्या लॉरेंस के पास कहने के लिए बस यही है। क्या वो सच में सिर्फ इसलिए कमरे में घुस आया क्योंकि उसे दोपहर तक इंतजार करना पड़ा। जिस दिन फ्लोरा यहाँ आई थी, उसी दिन रोमैन ने खुद कहा था कि वो शादी खत्म करना चाहता है। उन्होंने लड़के से बहस भी की थी, लेकिन उन्हें पूरा यकीन है कि फ्लोरा भी वो शादी नहीं चाहती थी। भले ही इससे दमित्री परिवार का अपमान हुआ हो, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुप रहे। आखिरकार फ्लोरा खुद यहाँ आई थी सिर्फ ये कहने के लिए कि ये रिश्ता नहीं चल सकता, जबकि शुरुआत में इस शादी को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाने वाला लॉरेंस परिवार ही था। और अब लॉरेंस यहाँ बिना बुलाए कमरे में घुस आया है और शिकायत कर रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे थोड़ी देर इंतजार करना पड़ा, जबकि ये मुलाकात पहले से तय भी नहीं थी। और ऊपर से उसे शिकायत करने की भी हिम्मत है, जैसे सारी गलती दमित्री परिवार की हो। फिर रोमेरो बताता है कि कुछ समय पहले उसे बार्को परिवार की तरफ से एक संदेश मिला था। वो एक राजनीतिक शादी का प्रस्ताव था, जिसके बदले उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंध और लॉरेंस परिवार की जमीन का एक हिस्सा मिल जाता। फिर भी उसने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके बाद वो लॉरेंस से पूछता है कि उसे क्या लगता है उसने ऐसा क्यों किया। लॉरेंस खुद भी इस बात को लेकर उलझन में था, क्योंकि उसके हिसाब से बार्कोस के साथ हाथ मिलाना ज्यादा फायदेमंद होता। रोमेरो जवाब देता है कि वजह बहुत आसान है। दमित्री परिवार के पास इतनी ताकत है कि वो अपनी मर्जी का रास्ता चुन सकता है, और क्योंकि उसके बड़े बेटे को लॉरेंस परिवार की युवती पसंद थी, इसलिए उसने बार्कोस के खिलाफ जाने का फैसला किया। उसी पल लॉरेंस को एहसास हो जाता है कि उसने अपने बेकार घमंड की वजह से बड़ी गलती कर दी। रोमेरो कहता है कि वो जानता है कि उसके बेटे की छवि एक बेवकूफ इंसान की है और दोनों परिवारों की प्रतिष्ठा भी एक जैसी नहीं है, लेकिन फिर भी लॉरेंस को ये याद रखना चाहिए कि वो किस परिवार के सामने खड़ा है। रोमैन का नाम दमित्री परिवार से जुड़ते ही उसकी कीमत पूरी तरह बदल जाती है।
और यही वजह है कि इस शादी के लिए बेचैन होने वाला पक्ष दमित्री परिवार नहीं है, बल्कि लॉरेंस परिवार है। या फिर क्या लॉरेंस किसी गलतफहमी में था? उसी समय फ्लोरा को अपने एकेडमी के दिन याद आने लगते हैं। उस एकेडमी में कई मशहूर परिवारों के बच्चे पढ़ते थे और नोबल बनने की शिक्षा लेते थे, लेकिन वहाँ उत्तर के एक परिवार से सिर्फ एक लड़का आता था। वो इतना शांत रहता था कि कभी कभी लगता था जैसे उसका अस्तित्व ही नहीं है। वो जोएल परिवार का बेटा था। उस जगह पर बाकी बच्चे खुद को दुनिया का सबसे कीमती इंसान समझते थे, लेकिन वो हमेशा सबसे अलग रहता था। फिर एक दिन उससे एक छोटी सी गलती हो गई। बाकी बच्चों के लिए ऐसी गलती कोई मायने नहीं रखती, चाहे वो उससे भी बड़ी गलती कर दे, लेकिन उसके मामले में सीधा डिसिप्लिनरी कमेटी बैठ गई। और जिस दिन टीचर ने उसे डांटा, उसी दिन उसका पिता वहाँ आया और माफी मांगने लगा। उसने अपने बेटे को माफ करने की गुहार लगाई और कहा कि वो उसे बेहतर तरीके से सिखाएगा। उस समय दूर खड़ी फ्लोरा सिर्फ एक बात सोच रही थी, उसे उस लड़के पर तरस आ रहा था, लेकिन अब वही याद उसे हास्यास्पद लग रही थी। विस्काउंट सिर झुकाकर माफी मांगता है और कहता है कि उसके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं है। दूसरी तरफ फ्लोरा को एहसास होता है कि उसे उस लड़के पर तरस खाने का कोई हक नहीं था। विस्काउंट कहता है कि उसकी बेटी ने नादानी में गलती की है। उस समय जोएल कमजोर था और आज लॉरेंस परिवार भी उसी स्थिति में है। वो एक बार फिर माफी मांगता है और कहता है कि इस तरह कमरे में घुसना उसका अपमानजनक व्यवहार था। फ्लोरा अब समझ चुकी थी कि कमजोर लोगों के पास ताकतवर लोगों के सामने झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। तभी वो भी आगे बढ़कर रोमेरो से माफी मांगने वाली थी, लेकिन उसी समय कोई अंदर आता है। दरवाजे से आवाज आती है कि मास्टर रोमैन आ चुके हैं और फ्लोरा को एहसास होता है कि उसने ये सबक बहुत देर से सीखा। रोमैन के बाल अब सफेद हो चुके थे और उसका पूरा व्यक्तित्व पहले से बिल्कुल अलग लग रहा था। वो कमरे में दाखिल होता है और कहता है कि रोमैन दमित्री अपने पिता को प्रणाम करता है। कमरे में मौजूद हर इंसान उलझन में पड़ जाता है। उसके पिता पूछते हैं कि क्या उसकी ट्रेनिंग खत्म हो गई। रोमैन जवाब देता है कि हाँ। रोमेरो कहता है कि उसके बारे में बाद में बात करेंगे। उसे यहाँ लॉरेंस परिवार के साथ शादी के बारे में बात करने के लिए बुलाया गया है। आखिर ये सब उसी के फैसले से शुरू हुआ था, इसलिए वो उसके किसी भी निर्णय का सम्मान करेगा। रोमैन तुरंत समझ जाता है कि उसके पिता क्या कहना चाहते हैं। वो अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों परिवारों के गठबंधन का कितना महत्व है। इस समय जब लॉरेंस परिवार खतरे में है, तब दमित्री परिवार की दौलत उनके लिए ढाल बन सकती है। उसके पिता पूछते हैं कि क्या उसने ये शादी खुद मांगी थी। रोमैन जवाब देता है कि उस समय उसे लगा था कि यही वजह काफी है, लेकिन सब कुछ बदल गया जब उसने फ्लोरा से पहली बार मुलाकात की और उसने आते ही सगाई तोड़ने की बात शुरू कर दी। उसने जरूर अफवाहें सुनी थी और सिर्फ उन्हीं की वजह से तय कर लिया था कि वो उससे शादी नहीं करेगी। इसका मतलब था कि उसके सारे फैसले दूसरों की बातों पर आधारित थे। रोमैन कहता है कि समाज चाहे किसी को जैसे भी जज करे, वो ऐसी इंसान के साथ रहना चाहता है जो सिर्फ अपनी आंखों से देखी और खुद अनुभव की हुई बातों पर भरोसा करे। और यही वजह है कि वो इस सगाई को खत्म करने के पक्ष में है। ये सुनते ही पूरा कमरा खामोश हो जाता है। लॉरेंस को लगता है कि अब सब खत्म हो गया, क्योंकि ये शादी ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। इस हालात में कोई दूसरा परिवार राजनीतिक शादी के लिए तैयार नहीं होता। इसका मतलब था कि अब लॉरेंस परिवार को अपनी समस्या खुद ही सुलझानी होगी। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अगर दमित्री और बार्को परिवार सच में एक साथ आ गए, तो उनके पास जीतने का कोई मौका नहीं बचेगा। इसलिए उसे कम से कम इतना तो करना ही होगा कि ऐसा होने से रोका जा सके। वो अपना सिर झुकाकर कहता है कि इस पूरी घटना की जिम्मेदारी लॉरेंस परिवार लेता है। माफी के तौर पर अब दमित्री परिवार के किसी भी व्यापारी से उनकी जमीन से गुजरने पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। वो जानता था कि दमित्री परिवार की दौलत के सामने ये कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन कम से कम इससे वो अपनी माफी जाहिर कर सकता है। रोमेरो तुरंत मना कर देता है। वो कहता है कि दमित्री परिवार अपने बेटे के भविष्य से फायदा नहीं उठाएगा। उन्हें सिर्फ इतना करना है कि सबको बता दें कि सगाई फ्लोरा ने तोड़ी थी और वो बार्को परिवार के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। लॉरेंस सिर्फ उसका धन्यवाद करता है। उसके मन में जितने भी डर थे, उनमें सबसे बड़ा डर यही था, और अब वो खत्म हो चुका था। इसके बाद वो लोग कमरे से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जाने से पहले लॉरेंस एक बार पीछे मुड़कर रोमैन को देखता है। अगर उसे इस लड़के की क्षमता का थोड़ा भी अंदाजा पहले होता, तो वो फ्लोरा से बात करते समय कहीं ज्यादा सख्त होता। आखिरकार उसने भी एक बड़ी गलती की थी। उनके जाने के बाद रोमेरो रोमैन को बुलाता है और पूछता है कि पिछले एक हफ्ते में उसके साथ आखिर हुआ क्या है। उस ट्रेनिंग के दौरान रोमैन ने सिर्फ अपने शरीर की अशुद्ध ऊर्जा को निकालकर ह्यूमन स्टेज को आगे बढ़ाया था। उसकी बनाई हुई टेक्निक्स की नींव यही थी, और मुरीम वर्ल्ड में ये कोई खास बात नहीं मानी जाती थी। लेकिन यहाँ समस्या कुछ और थी।
इस दुनिया में मना बहुत ज्यादा था, इसलिए वो शरीर में जमा हो गया था, और जब उसकी शुद्धि हुई तो उसका असर किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसके शरीर की हड्डियों तक में बदलाव आ चुका था और बाहर से देखने पर साफ लगता था कि वो बिल्कुल अलग इंसान बन गया है। लेकिन रोमन अपने पिता से सिर्फ इतना कहता है कि उसे अपने आप अवेकनिंग हासिल हो गई और मना को महसूस करने के बाद उसके शरीर में ये बदलाव आए हैं। रोमेरो ये सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि ऐसी चीज होने में आमतौर पर कई साल लग जाते हैं। उसने उन दुर्लभ लोगों के बारे में सुना था जिनके शरीर में मना अपने आप घूमना शुरू कर देता है, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। हालांकि ब्लड फैंग्स को खत्म करने के बाद से रोमन लगातार एक के बाद एक चमत्कार कर रहा था। ये सारी बातें समझ से बाहर थी, लेकिन वो ये नहीं भूल सकता था कि रोमन अभी भी उसका बेटा है। फिर रोमेरो कहता है कि आगे चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और रोमन को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि उसका नाम रोमन मित्री है, क्योंकि उसका पिता हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। ये सुनकर बक को अपनी पुरानी जिंदगी का एक दृश्य याद आता है, जब उसका पिता उसे ट्रेनिंग देता था। उसका पिता हमेशा उसे एक निकम्मा कमीना समझता था, लेकिन उसके सामने खड़ा ये आदमी न ठंडा था और न ही क्रूर। रोमन मन ही मन सोचता है कि शायद ये जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं है। कमरे से बाहर निकलते ही कोई उसे आवाज देता है। वो फ्लोरा थी। काफी असहज दिखाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। आखिरकार वो माफी मांगती है और कहती है कि उसने उसे बहुत जल्दी जज कर लिया और दोनों परिवारों के लिए परेशानी खड़ी कर दी। रोमन बस आगे बढ़ते हुए कहता है कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने खुद भी शुरू से इस रिश्ते को स्वीकार करने का इरादा नहीं रखा था। फ्लोरा फिर कहती है कि वो समझती है कि रोमन को ये रिश्ता पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी ये फैसला दोनों का होना चाहिए था, जबकि रिश्ता तोड़ने का फैसला सिर्फ उसी ने लिया। हालांकि एक बात ऐसी है जो वो मौका रहते कहना चाहती है। वो बताती है कि सगाई तोड़ने की असली वजह क्या थी। उत्तर में हुई एक सोशल गैदरिंग के दौरान, जहां कई नोबल्स जमा हुए थे। जैसे ही लोगों को पता चला कि उसकी शादी मित्री परिवार में तय हुई है, हर कोई रोमन के बारे में डरावनी अफवाहें फैलाने लगा। लेकिन सबसे खराब अफवाह ये थी कि रोमन मित्री ड्रग्स लेता है। ये बात डेयर नाम की लड़की ने उसे बताई थी। फ्लोरा जानती थी कि ड्रग्स इंसान की समझ और सोचने की क्षमता को खत्म कर देते हैं। वो बस चाहती थी कि रोमन ये बात जान ले। उसे नहीं पता कि ये अफवाहें सच थी या झूठ, लेकिन वो उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं कर सकी। रोमन उसकी बात बीच में ही रोक देता है और कहता है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हो चुका वो हो चुका, और इससे उनके बीच का रिश्ता भी नहीं बदलेगा, इसलिए अब उसे उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेचारे फ्लोरा को वहीं खड़ा छोड़कर रोमन चला जाता है। उसी रात रोमन की हैंस के साथ बातचीत होती है। उसे ये बात अजीब लग रही थी कि फ्लोरा ने ड्रग्स की बात क्यों की, क्योंकि उसे अपने शरीर में ऐसी कोई चीज महसूस नहीं हुई थी। भले ही कुछ अशुद्धियां मौजूद थी, लेकिन मेटामॉर्फोसिस के दौरान वो सब पहले ही खत्म हो चुकी थी। इसलिए वो हांस को बुलाता है और पूछता है कि क्या उसने कभी उसे ड्रग्स लेते देखा है या ऐसी कोई हरकत करते देखा है। हांस पूरी तरह उलझ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि जवाब दे या नहीं, लेकिन रोमन उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसे डांटेगा नहीं। वो बस अपनी पुरानी जिंदगी के फैसलों को बेहतर तरीके से समझना चाहता है। हांस जल्दी से जवाब देता है कि उसने अपनी आंखों से कभी ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन कुछ मौके ऐसे जरूर थे जब उसे यंग मास्टर का व्यवहार थोड़ा अजीब लगा था। रोमन फिर पूछता है कि ऐसा कब हुआ था। हांस बताता है कि आखिरी बार करीब 15 दिन पहले, जब उसने यंग मास्टर को एक सोशल गैदरिंग से लौटते हुए देखा था। वहाँ कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी, लेकिन वापस आने के बाद उसका व्यवहार बहुत अजीब हो गया था। उसके बाद ऐसा लग रहा था जैसे उसने जीने की इच्छा ही खो दी हो। वो पूरे दिन अपने कमरे में बंद रहता था। इतना ही नहीं, हर रात जरूरत से कहीं ज्यादा शराब मंगवाता था। यही उन वजहों में से एक थी जिनके कारण हांस को लगा था कि शायद वो ड्रग्स ले रहा है। लेकिन अब जब वो इसके बारे में सोचता है तो उसे ये विचार काफी बेवकूफी भरा लगता है। रोमन को फ्लोरा की कही हुई सोशल गैदरिंग वाली बात याद आती है। फिर वो पूछता है कि उस पार्टी का आयोजन किसने किया था। हांस जवाब देता है कि वो बार्को परिवार का सबसे बड़ा बेटा एंथनी था। रोमन धीरे धीरे सारी बातें जोड़ने लगता है। जैसे ही लोगों को पता चला कि उसकी सगाई फ्लोरा से होने वाली है, उसी के तुरंत बाद उसने कथित तौर पर अपनी जान ले ली। अब उसे लगभग समझ आने लगा था कि क्या हुआ होगा। रोमन की मौत को लेकर कुछ बातें शुरू से ही उसे परेशान कर रही थी। उस फेयरवेल लेटर में सिर्फ इतना लिखा था कि वो बैटलफील्ड पर जाने से डरता था, इसलिए उसने अपनी जान ले ली। लेकिन उस समय फ्लोरा के साथ उसकी शादी पहले ही तय हो चुकी थी। फिर भी उसने उस शादी का एक बार भी जिक्र नहीं किया था, जबकि उस शादी की मदद से वो आसानी से युद्ध से बच सकता था।
इसके बावजूद उसने डर के कारण आत्महत्या कर ली। ये बात रोमैन को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। फिर वो पूछता है कि क्या एंथनी और रोमैन हमेशा से करीब थे। हैंस कहता है कि दोनों काफी समय से दोस्त थे, लेकिन हाल के दिनों में उनके संबंध अच्छे नहीं लग रहे थे। ये सब तब शुरू हुआ जब लॉरेंस परिवार के साथ शादी की बात सामने आई, क्योंकि अगर ये शादी हो जाती तो लॉरेंस की जमीन हथियाने का बारकोस का सपना मुश्किल हो जाता, और उस योजना को रोकने का सबसे आसान तरीका था इस शादी को होने से रोक देना। अब रोमैन को पूरा यकीन हो गया कि उस लेटर के पीछे यही लोग थे। तभी हैंस बताता है कि कुछ दिन पहले बारको परिवार की तरफ से एक और निमंत्रण पत्र आया था। ये सुनकर बक की दिलचस्पी बढ़ जाती है। हैंस समझाता है कि उसने वो पत्र रोमैन तक नहीं पहुंचाया, क्योंकि उस समय वो ट्रेनिंग में बंद था। फिर वो पूछता है कि अब उस पत्र का क्या किया जाए। ये सुनकर रोमैन हंस पड़ता है, क्योंकि साफ था कि ये लोग अभी भी उसे कम आंक रहे थे, और किसी भी चीज से ज्यादा सेलेस्टियल डीमन को यही बात नापसंद थी। वो पूछता है कि पार्टी कब है। हैंस जवाब देता है कि 2 हफ्ते बाद। तब रोमैन आदेश देता है कि उन्हें खबर भेज दी जाए कि वो जरूर आएगा। इसके बाद दृश्य अगले दिन में बदल जाता है। कविन को रोमैन से मिलने के लिए ले जाया जा रहा था। हालांकि हैंस उसे पहले ही चेतावनी दे चुका था कि याम मास्टर के बदले हुए रूप को देखकर ज्यादा हैरान मत होना। कविन कमरे में दाखिल होता है और पूछता है कि क्या रोमैन ने उसे बुलाया था। रोमैन उसकी तरफ मुड़ता है और हाँ कहता है, लेकिन उसी पल कविन चौंक जाता है और पूछता है कि याम मास्टर के साथ आखिर हुआ क्या है। बक उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और पूछता है कि क्या वो यहाँ ठीक से ढल रहा है। कविन जवाब देता है कि हाँ, यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है और उसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक बात अभी भी उसकी समझ से बाहर है। वो अब तक ये नहीं समझ पाया कि इस जगह पर उसका काम क्या होगा। उसने रोमैन के लिए जीने की कसम खाई थी, लेकिन उसके जैसा साधारण किसान आखिर क्या कर सकता है। रोमैन शांति से जवाब देता है कि वो उसकी तलवारों में से एक बनेगा। कविन हैरान होकर पूछता है कि इसका क्या मतलब है। रोमैन फिर उसकी बात को अनदेखा कर देता है और कहता है कि किसी इंसान का रास्ता उसके लिए कोई दूसरा नहीं चुन सकता, इसलिए वो कविन को 3 विकल्प देगा। अगर उसे किसी को मारने से डर लगता है तो वो तलवार नहीं बनेगा, बल्कि हाथ और पैर बनेगा। वो हर तरह का काम सीखेगा और एक वफादार अनुयायी बनेगा। दूसरा विकल्प था तलवार बनना और रोमैन के पास रहकर उसकी रक्षा करना। कविन तुरंत बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि उसने जिंदगी में कभी तलवार नहीं चलाई, इसलिए ये उसके लिए असंभव है। रोमैन शांत स्वर में कहता है कि उसे पहले से पता था कि कविन यही जवाब देगा। तो इस तरह रोमैन ने सिर्फ अपनी ताकत वापस पाना शुरू नहीं किया, बल्कि अपने आसपास ऐसे लोगों को भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया जो आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाले हैं। लेकिन असली समस्या अभी खत्म नहीं हुई है। बारको परिवार अब भी परछाइयों में अपनी चालें चल रहा है। रोमैन की मौत का रहस्य अब भी अधूरा है, और 2 हफ्ते बाद होने वाली वो पार्टी शायद इस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ साबित होने वाली है, क्योंकि इस बार रोमैन मेहमान बनकर नहीं जा रहा, वो सच जानने जा रहा है। और जब सेलेस्टियल डीमन जवाब ढूंढने निकलता है, तब किसी के लिए भी बच निकलना आसान नहीं होता।